Good morning, students. Today we will be starting new chapter, lesson 6, Sea Fever, written by John Masefield. Now, before starting the chapter, you all take out your book, page 48, lesson 6. I will be explaining, you will be seeing the book as well as you will listen to me carefully. So now I am starting. Sea Fever, written by John Masefield. John Edward Masefield, 1878 to 1967, was an English poet, writer, and poet laureate of the United Kingdom from 1930 till his death. जॉन एडवर्ड मेसफील्ड, जिनका जन्म 1878 में हुई और उनकी मृत्यु 1967 में हुई, वो इंग्लिश पोएट होने के साथ साथ वो एक राइटर भी थे और साथ ही वो यूनाइटेड किंगडम के पोएट ल्यूरेट भी कहलाए गए। पोएट ल्यूरेट से मतलब जो ऑफिशियली अपॉइंट हुए हैं एज अ मेंबर। तो वहाँ पे उन्होंने 1930 से टिल हिज डेथ वहाँ पे काम किया। He is also remembered as the author of the children's novel The Midnight Folk and The Box of Delight. उन्हें इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने बच्चों की एक बहुत अच्छी नावल लिखी थी बच्चों के लिए, जिसका नाम था द मिडनाइट फोक एंड द बॉक्स ऑफ डिलाइट। इन नॉवेल्स के वजह से, इन दोनों नॉवेल्स के वजह से वो बहुत ज़्यादा याद किए जाते थे बच्चों में भी। The poem speaks of the excitement the poet feels at the anticipation of a sea voyage. और इस पोएम में हम जानेंगे कि पोएट किस तरीके से फील करता है एक सी वॉयज यानी समुद्री यात्रा। एक समुद्री यात्रा में एक इंसान क्या क्या फील करता है, वो फीलिंग हमें इस पोएम में हम देखने को मिलता है कि वो पोएट कितना एक्साइटेड था जब वो सी वॉयज में जा रहा था और जाते समय उसने वहाँ पे क्या क्या फील करेगा, ऐसा उसने इस पोएम में लिख डाला। The passionate description of the seascape reveals the eternal desire of man to speak the splendor of nature. और इस पोएम में हम जानेंगे कि किस तरीके से पैशनेट से मतलब कितना उसके अंदर उत्सुकता है समंदर में वॉयज माने समुद्री यात्रा करने की, कि वो एक एक चीज़ को फील कर पा रहा है। वहाँ पे क्या होगा, कैसे एटमॉस्फेयर होगा, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, क्या क्या चीज़ें फील करने को मिलेगी, तो ये सब चीज़ वो डिस्क्राइब कर रहा है इस पोएम में। और इतना पैशनेटली डिस्क्राइब कर रहा है, इतना अच्छे से उसने पूरे नेचर को प्रस्तुत किया है इस पोएम में कि लगता है जैसे हम सच्ची में जब भी हम इसको पोएम को पढ़ेंगे तो हम ऐसा फील करने लगे कि हम भी शायद उसकी ही तरह एक समुद्री यात्रा में हैं। तो इतना पैशनेट डिस्क्रिप्शन की वजह से हमें पोएम एकदम रियल लगने लगती है। तो ऐसा ही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जॉन मैसफील्ड दे रहे हैं अबाउट द सी। इसीलिए इसका नाम दिया गया सी फीवर यानी समंदर का बुखार, यानी समुद्री यात्रा का उसको ऐसा नशा चढ़ा कि उसको लगा जैसे होता है ना जब बच्चे जिद करते हैं, अरे इसको तो पिक्चर जाने का भूत चढ़ गया है या बुखार हो गया है एकदम, उसको देना ही पड़ेगा। इस टाइप से मीन कर रहे हैं कि सी फीवर यानी समंदर में जाने का बुखार चढ़ा है इसको। किसको? हमारे जॉन मैसफील्ड पोएट को। तो अब हम आगे पोएम के बारे में पढ़ते हैं। I must go down to the sea again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by, and the wheels kick and the wind's song and the white sails shaking, and a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि वो अपना डिज़ायर, अपना इच्छा एक्सप्रेस कर रहा है कि वो उसको बहुत इच्छा है टू सेल अगेन टू द सी, वो फिर से जाना चाहता है सेल करने के लिए समंदर में। आई मस्ट गो डाउन, मुझे बिल्कुल जाना ही है, मैं जाना चाहता हूँ। टू द लोनली सी एंड द स्काई, और एक ऐसे समंदर में जो लोनली है यानी अकेला है, एलोन है, और उसका जो आसमान है वो भी अकेला है, एलोन है। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ टॉल शिप एंड अ स्टार टू स्टीयर हर बाय, और मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ समंदर से कि मेरे पास हो, वो है एक बहुत बड़ा सा शिप और दूसरा वो स्टार जो मुझे गाइड करे आगे बढ़ने में समंदर में। ये दोनों चीज़ें ही वो चाहता है अपने इस सपने को पूरा करने के लिए, अपने इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए कि समंदर यात्रा में उसे जाना है। तो उसे एक चीज़ चाहिए, एक बड़ा सा शिप, और दूसरा चाहिए उसे स्टार्स जो उसे
समंदर में यात्रा करते समय उसे गाइड करे आगे बढ़ने के लिए। एंड द व्हील्स किक एंड द विंड सॉन्ग एंड द वाइट सेल्स शेकिंग। और अब वो एक्सप्रेस कर रहा है वहाँ का पोजीशन कि जब वो एक टॉल शिप में स्टार की मदद से या स्टार के गाइडेंस से जब वो आगे बढ़ रहा है तो वो क्या क्या वहाँ फील करेगा। ही वॉन्ट टू फील द वाइब्रेशंस। वो क्या वाइब्रेशंस फील करना चाहता है? वाइब्रेशन ऑफ अ व्हील्स किक। जब समंदर में टर्बन बोलते हैं उसको, वो घूमता है ज़ोरों से, तो वो कैरोसिन से भी होता है, डीजल से भी होता है, और दूसरा जो कच्चा माल जो भी यूज़ किया जाता है बड़े बड़े शिप्स को चलाने के लिए, तो वो जो टर्बन्स जो हैं उसका जो व्हील्स है वो जब घूमता है तो वो पानी को काटता है बहुत स्पीड में, और जैसे पानी को काटने लगता है तो एक स्पीड जनरेट होती है। वो स्पीड जनरेट जो होती है वो हमें शिप को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। तो पोएट कह रहा है क्या कि आई वॉन्ट टू फील द वाइब्रेशन। कौन सा वाइब्रेशन? द व्हील्स किक। यानी वो फील करना चाहता है जब वो समुद्री यात्रा में सेल कर रहा है शिप के ऊपर, तब वो फील करना चाहता है वो व्हील जिसकी वाइब्रेशन से शिप आगे बढ़ रहा है, जिसके किक से शिप आगे बढ़ रहा है। ही वॉन्ट्स टू लिसन द मेलोडियस सॉन्ग्स ऑफ विंड। वो जब विंड को काटते हुए, जब चीरते हुए हवा की तेज़ी से जब शिप आगे बढ़ती है, तो जब वो हवा को काटती हुई आगे बढ़ती है तो उस समय क्या होता है कि एक साए 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 जैसा आवाज़ आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई म्यूज़िक चल रहा हो हवा में। तो वो म्यूज़िक को वो फील करना चाहता है, उस म्यूज़िक को वो सुनना चाहता है, साथ में वो फील करना चाहता है। एंड एन्जॉय द शेकिंग ऑफ द वाइट सीज फेस। मतलब जब वाइट सेल्स शेकिंग, उसके बाद जब हवा को तेज़ काटते हुए शिप आगे बढ़ रही है तो उसमें जो वाइट कलर के जो सेल्स लगे रहते हैं, सेल्स से मतलब वाइट कलर के जो कपड़े बांधे हुए रहते हैं लकड़ियों के साथ, इसको ऐसे डायरेक्शन से मोड़ा जाता है जिससे कि विंड जो है उसके ऊपर धक्का मारे और शिप को आगे बढ़ने में वो मदद करे। तो ये जो वाइट कलर के जो सेल्स हैं, ये जब हवा की तेज़ झोंकों से शेक करते हैं तो उस शेक को जो हमारा पोएट है वो फील करना चाहता है। एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस एंड अ ग्रे डॉन ब्रेकिंग। और वो फील करना चाहता है समंदर के, जब हम समंदर में देखते हैं तो दूर तक हमें उसका एंड नहीं दिखता है, लेकिन हमें क्या दिखता है? ऐसा लगता है जैसे एक जगह पे आसमान और समंदर मिक्स हो गए हैं और एक हल्का सा ग्रे कलर का धुंध छाया हुआ है। उस जो धुंध छाई हुई है जो, वो उस चीज़ को देखना चाहता है, उसे फील करना चाहता है। और साथ ही वो जब सुबह होती है, जब भोर होता है और धीरे धीरे सूरज उगने लगता है तो एक हल्की सी आभा पहले निकलती है जो ग्रे कलर की होती है, फिर धीरे धीरे वो आभा ग्रे से येलो होना शुरू होती है जब समंदर में सूरज पूरा उग जाता है। तो ये चीज़ को वो फील करना चाहता है वाइल सेलिंग। अपने इस डिज़ायर को वो पूरा करना चाहता है सेल करने का समंदर में, और समंदर में सेल करते हुए वो क्या क्या फील करेगा वो हमें वो बता रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा, I must go down to the sea again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied, and all I ask is a windy day with a white cloud flying and the flung spray and the blown spume and seagulls crying। यहाँ पे डिनाइड जो सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड है डिनाइड, इसका मीनिंग है रिफ्यूज़ करना। अच्छा, आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन। राइटर कह रहा है, पोइट कह रहा है कि आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, मैं फिर से जाना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल जाना ही चाहता हूँ, मुझे जाना ही है वापस से उस समुद्री यात्रा में। फॉर द कॉल ऑफ रनिंग टाइड। फॉर द कॉल ऑफ रनिंग टाइड से मतलब ये है, वो कहना चाहता है कि ये जो समंदर में हम क्या देखते हैं, समंदर में वेव्स कभी बहुत ज़्यादा तेज़ रहती हैं, कभी बहुत ज़्यादा धीमी रहती हैं, कभी उसमें बहुत करंट रहता है, फूल फूल के वापस आती हैं और कभी बहुत दूर चली जाती हैं। तो ये जो टाइड्स हैं कभी आती हैं कभी जाती हैं, तो ये जो टाइड्स है, ये जो रनिंग टाइड्स समंदर की हैं, पोइट को ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइड है ये उसे बुला रही है, अपने पास खींच रही है कि आओ समंदर में आओ। ऐसा पोइट जो है हमारा फील कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि ये जो समंदर है उसे बार बार अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ बुला रही है और बता रही है कि आओ जल्दी आओ, मना मत करो, जल्दी से आओ समंदर में और इस टाइड को फील करो, इसकी
इसकी जो हवा के जो झोंके हैं इसको फील करो, इस टाइड को फील करो. ही वॉन्ट्स द डे टू बी इज़ अ वाइल्ड कॉल एंड अ क्लियर कॉल दैट मे नॉट बी डिनाइड. और ये इस तरीके का वाइल्ड यानी पागलों जैसा, मतलब ऐसा कॉल है, इस तरीके से तुम्हें बुला रहा है कि तुम बिल्कुल पागल हुए जा रहे हो. तुमको बस वो जो टाइड है वो बार बार तुम्हें इस तरीके से बुला रही है कि तुम उसको डिनाई नहीं कर पा रहे हो. डिनाई यानी रिफ्यूज़ करना. तुम उस कॉल को मना नहीं कर पा रहे हो. वो तुमको इतने प्यार से और इतने पागलों की जैसे वो तुम्हें बुला रही है कि तुम उस कॉल को बिल्कुल मना नहीं कर पा रहे हो. तुम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो. तुमको उसके कॉल को सुनना ही है, ऐसा तुम्हारा मन कर रहा है. एंड ऑल आई आस्क इज़ अ विंडी डे विद अ वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग. यहाँ पे राइटर कहता है कि इस जो कॉल के बाद जब वो जाने के लिए है, रेडी हो जाता है कि हाँ अब उसे जाना ही है, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है. क्या? कि जो विंड मतलब जो दिन हो वो पूरा हवादार हो और जो वाइट क्लाउड्स हैं वो हर तरफ फैले रहें. क्योंकि ब्लैक क्लाउड्स रहेगा, बारिश रहेगी तो सेल्स गीले हो जाएंगे, तो समंदर में आगे बढ़ने में तकलीफ़ होगी. लेकिन अगर क्लियर स्काई होगा, वाइट क्लाउड्स रहेंगे, क्लियर स्काई रहेगा और बहुत हवादार दिन रहेगा, तो उसको सेल करने में बहुत मदद मिलेगी. तो इसीलिए पोइट हमारा कह रहा है कि मैं ये जो समंदर की जो पुकार है, इसके जो टाइड्स की जो पुकार है, वो उसे इस तरीके से बुला रही है कि वो उस बुलावे को बिल्कुल मना नहीं कर पा रहा है. वो चाहता है कि वो अंदर जाए, और इस चाहत में जब वो अंदर जाए तो वो सोच रहा है कि उसे जाते समय सिर्फ 2 चीज़ की ज़रूरत है. सबसे पहला विंडी डे यानी दिन जो है वो बिल्कुल बहुत हवादार हो, और दूसरा जो वाइट क्लाउड्स हर तरफ फैले हुए हों, जिससे कि उसे आगे बढ़ने में मदद मिले. ही वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस द and the flung spray and the blown spume and the seagulls crying. और साथ ही जब वो समंदर में आगे बढ़ेगा तो वो क्या क्या एक्सपीरियंस करना चाहता है? वो एक्सपीरियंस करना चाहता है द फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लोन स्प्यूम एंड टू हेयर द क्राई ऑफ अ सीगुल. यानी वो चाहता है कि वहाँ पे जो जब हवा तेज़ चलती है तो उसको काटते हुए जब शिप आगे बढ़ती है तो बहुत स्पीड में आगे बढ़ती है, तो उसमें एक साए 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 जैसी हवा में आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को वो फील करना चाहता है. दूसरा, जब समंदर में बहुत ज़्यादा वेव्स ऊपर नीचे होती हैं तो देखना वेव्स के साथ साथ बड़ा झाग सा साथ में किनारे तक आता है, तो इस झाग को भी, ये झाग जो है ये हवा के झोंके के साथ फिर से पानी में मिक्स हो जाती है, तो इसको फील करना चाहता है. और साथ ही साथ सीगुल नाम का जो पक्षी है उसकी रोने की आवाज़ को भी जो हमारा पोएट है वो फील करना चाहता है. तो इस तरीके से वो कह रहा है कि मैं वापस से उसी समंदर में जाना चाहता हूँ जिस समंदर की जो लहरें हैं वो मुझे पुकार रही है. मैं इस पुकार को मना नहीं कर पा रहा हूँ. मैं इस पुकार के पीछे पीछे मैं मदहोश जैसे भागा जा रहा हूँ, और फिर मैं समंदर के सेल करना शुरू करता हूँ. और वहाँ पे शुरू करने के बाद मैं क्या देखना चाहता हूँ? सिर्फ मेरे को 2 चीज़ चाहिए जिससे कि मैं ईज़िली समंदर में यात्रा कर पाऊँ. वो है एक हवादार दिन, और दूसरा सफ़ेद रंग के बादल पूरे आकाश में छाए रहें, जिससे कि उसे सेल करने में बहुत मज़ा आए, ईज़िली वो सेल करे. और सेल करते वक्त वो इन चीज़ों को फील करना चाहता है. एक तो साए साए हवा को काटती हुई समंदर की लहरों के बीचों से होती हुई ये जो शिप, दूसरा समंदर की लहरों के साथ जो बहुत बड़े बड़े झाग एक साथ जाके कलेक्ट हो जाते हैं, फिर हवा के झोंके से फिर वो मिक्स हो जाते हैं पानी में, फिर होते हैं बंद होते हैं फिर मिक्स हो जाते हैं. इस तरीके से इस चीज़ को वो फील करना चाहता है. और साथ ही साथ हम जब समंदर में देखते हैं कि सीगुल नाम का जो पक्षी है वो बहुत वहाँ पे पाए जाते हैं. वो लोग मच्छी को खाने के लिए वहाँ पे घूमते रहते हैं. तो इस सीगुल की जो आवाज़ है उसको भी वो इस यात्रा के दौरान फील करना चाहता है. नेक्स्ट स्टैंजा. I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, to the gull's way and the whale's way, where the wind's like a withered knife, and all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover, and quiet sleep and a sweet dream when the long trick's over. यहाँ पे हमारे जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो समंदर में यात्रा करते वक्त क्या क्या चीज़ें देखना चाहता है, क्या क्या चीज़ें फील करना चाहता है, क्या क्या चीज़ें सुनना चाहता है, तो उसी तरीके से वो कह रहा है आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन. मैं फिर से समंदर में जाना चाहता हूँ, फिर से उस
समंदर में फील करना चाहता हूँ। टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ, यानी एक ऐसा लाइफ को वो फील करना चाहता है समुद्री यात्रा के दौरान, जो कि एक जैसे आप लोगों को पता होगा जाजाबोर बोलते हैं, या खाना बदोश लोग आपको पता है खाना बदोश लोग किसे कहा जाता है? ऐसे लोग जो एक जगह में नहीं रहते हैं। वो कभी किसी शहर में 10-15 दिन के लिए गए, कि 1 महीने के लिए गए, कि 2 महीने के लिए गए, फिर 2 महीने के बाद फिर वो किसी और जगह में चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर किसी और जगह में, मतलब वो उनका एक पर्टिकुलर कोई ठोस ठिकाना नहीं रहता है। ऐसे लोगों को जाजाबोर बोला जाता है या नॉमेड बोला जाता है, मतलब जिनका अपना पर्टिकुलर कोई एक फिक्स्ड घर नहीं है। वो जगह जगह में रहते हैं, जगह जगह में अपना घर बना लेते हैं, और जैसे ही काम ख़त्म होता है फिर उस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है वैग्रेंट जिप्सी लाइफ। तो मतलब ऐसी लाइफ जिसमें हम सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक सिर्फ घूमते रहें, वैंडरिंग यानी इधर उधर घूमना। तो ऐसे लाइफ जो राइटर है वो थ्रू इस सी वॉयज वो स्पेंड करना चाहता है। टू द गुल्स वे एंड द वेल्स वे वेयर द विंड लाइक विथर्ड नाइफ, और साथ ही साथ वो देखना चाहता है द वे द सी गुल एंड द वेल एंड द विंड इज़ लाइक अ विथ, जैसे एक जाजाबोर जैसे वो अपना लाइफ स्पेंड करना चाहता है, और साथ ही साथ वो देखना चाहता है कि किस तरीके से एक सी गुल जो समंदर में हमको देखने को मिलते हैं, सी गुल एक समुद्री पक्षी है, दूसरा वेल और तीसरा विंड, ये सभी अपना लाइफ कैसे ऐसे अलोन, ऐसे अकेले समंदर में वो अपना जीवन जी रहे हैं, किस तरीके से वो एक के बाद एक परिस्थितियों के हिसाब से अपना लाइफ जीते हैं। उनको हमेशा हर चीज़ सूटेबल नहीं मिलती है, कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अब पक्षी जो है कभी वेल का शिकार कभी छोटी मच्छियों का शिकार करते हैं, और तो कभी वेल उसका शिकार कर लेती है। तो इस तरीके से लाइफ कंटिन्यूसली चलती चली जाती है। तो यहाँ पे हमारे जो पोइट है वो कहना चाहते हैं कि ये सब चीज़ को वो वहाँ पे देखना चाहता है। एट द एंड द पोइट एक्सप्रेस हिज डिज़ायर टू हियर स्टोरीज फ्रॉम अ फेलो रोवर, मीन्स ऑल आई आस्क इज़ अ मेरी यान फ्रॉम अ लाफिंग फेलो रोवर। मतलब यहाँ पे वो कहना चाहता है कि साथ में इस तरह की वॉइस के साथ साथ ही वो और एक और डिज़ायर अपना सामने रखता है कि मैं ये सारी स्टोरीज़ एक फेलो रोवर से सुनना चाहता हूँ। फेलो रोवर से मतलब मेरे साथ जो दूसरे सेलर्स मेरे साथ सेल करते हुए यहाँ पे आएंगे, उनके साथ वो गप्पे वाली कहानियाँ, यानी ऐसे कहानियाँ जो गप्पे लगे, गप्पे मारना, जैसे हम गप्पे में क्या मारते हैं, कुछ ऐसी इच्छा जो हम कर नहीं पाते लेकिन हम गप मार देते कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, बल्कि एक्चुअल में नहीं किया लेकिन मैंने ऐसा किया वैसा किया, ऐसे करके हम डींगे हाँकते हैं। तो ये कहा जाता है यान, यानी गप्पे वाली कहानियाँ। और फेलो रोवर यानी मेरे साथ जो दूसरा सेल करने वाला जो सेलर है उसे कहा जाता है फेलो रोवर। कि जो राइटर पोएट जो है वो अकेला सेल करने नहीं गया, उसके साथ अपने साथियों को भी लेके गया है। तो वो कह रहा है कि मैं समुद्री यात्रा के दौरान मैं ये भी डिज़ायर है मेरा, ये भी इच्छा है मेरी कि मैं गप्पे सुनूं, किससे? अपने फेलो रोवर से, अपने फेलो साथी से। एंड he expect to have a peaceful sleep full of sweet dreams when the journey is over। और साथ ही साथ जैसे जैसे ये शिप का पूरा उसका जो यात्रा है वो ख़त्म होगी, तो वो साथ ही साथ इसके एक बहुत ही सुंदर शांत नींद लेना चाहता है, जिसके सपनों में वो खोया रहेगा और देखता रहेगा कि किस तरीके से उसकी जर्नी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे ख़त्म हो गई है। तो इस तरीके से ये जो हमारे जॉन मैसफील्ड हैं उनकी ऐसी इच्छा है कि वो ऐसे एक सी वॉयस में जाए, ये चीज़ें एक्सपीरियंस करें, कैसे कैसे वहाँ पे क्या क्या सिचुएशन आएंगी, वहाँ पे वो कैसे कैसे चीज़ें एक्सप्रेस फील करेंगे, वो सारी फीलिंग उन्होंने इस पोएम के थ्रू हमें बताई। तो इस तरीके से पोएम ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं इसके अच्छा ये वर्ड नेस्ट वाले जो वर्ड्स हैं ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे पूरा। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज में। अच्छा
अच्छा, आप लोगों को मैंने जितना भी वर्ड मीनिंग अभी समझाते समय बताया, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको मार्क कर दिया, आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर में अंडरलाइन किया है वर्ड को और उसका मीनिंग उसके ऊपर लिखा है, जैसे लोनली का एलोन, स्टीर का टू गाइड। तो ये आपको वर्ड नेस्ट में जो वर्ड्स दिए हैं उसके साथ साथ आप इन वर्ड्स को भी लिख लेंगे और बाय हार्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ सकता है। तो आपको बाय हार्ट रहेगा तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हर पेज में जहाँ जहाँ भी चैप्टर्स है वहाँ वहाँ पे वर्डनेस जो दिए हैं उसके साथ साथ मैंने ये किया है, इसे आप लोग लिख लेंगे याद से अपने क्लास वर्क कॉपी में। नाउ कम टू द क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज पेज 50, क्वेश्चन नंबर 1। Choose the correct alternative to complete the following sentence. The poet asked for a sail, the color of which would be white. Answer is 4, white. Next, while going down to the sea, the poet wants to hear the crying of, किसकी आवाज़ सुनना चाहता है? रोने की, सीगुल नाम के पक्षी की। Answer is 1. नेक्स्ट, सी, द विंड ऑन द सी इज़ लाइक अ विथर्ड नाइफ, यानी समंदर में जो हवा जो चल रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो काट रही है, साएं साएं कर रही है और साथ में वो काट रही है, हम चीर दे रही है हमारी बॉडी को। इट्स अ विथर्ड नाइफ, एक चीरने वाली चाकू के समान ये हमें काट दे रही है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 2, ट्रू फॉल्स है, तो इसमें सपोर्टिंग स्टेटमेंट मैंने लिखा नहीं है, आप लोग ढूंढ के बुक में से देख के लिखेंगे इसे, मैंने सिर्फ ट्रू फॉल्स बता दिया है। टू स्टीयर द शिप द पोएट नीड्स द मून, यानी शिप को आगे बढ़ने के लिए मून की ज़रूरत है। रॉन्ग, मून की ज़रूरत नहीं थी, उसे किसकी ज़रूरत थी? स्टार्स की। तो आंसर इज फॉल्स एंड द पोएट नीड्स द मून की जगह में होगा स्टार। तो इसके लिए सपोर्टिंग स्टेटमेंट बुक में कहाँ है उसे आप यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट, द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड इज़ वाइल्ड एंड क्लियर, यानी जो रनिंग टाइड है उसका जो कॉल है वो बहुत ही पागल कर देने वाला और बिल्कुल क्लियरली वो उसे पुकार रहा था पोएट को। तो इट्स ट्रू, सपोर्टिंग स्टेटमेंट बुक से देख के लिख लेंगे। थर्ड नंबर, द पोएट इज़ गोइंग आउट टू द सी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पोएट है वो फर्स्ट टाइम समुद्र में जाना चाहता है, तो गलत, इट्स फॉल्स। वो अगेन, यहाँ पे ही वॉन्ट्स टू गो अगेन ऐसा लाइन में लिखा है, इसका मतलब वो पहले भी जा चुका है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज़ गोइंग, सो इट्स फॉल्स। नाउ एक्सरसाइज 3 जो है इसके क्वेश्चन आंसर, जहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिया वहाँ पे मैंने इसके क्वेश्चन के आंसर भी लिख दिए हैं, तो आप वहाँ से देख लेंगे। अभी हम ग्रामर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डू एज डायरेक्टेड, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आप जानते हैं, ऐसे सेंटेंस जो हाँ बोलने के लिए या ना बोलने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे व्हाट अ शॉक साइट, ये जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी है, इसे असर्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो ये साइन हटाना पड़ेगा और व्हाट शब्द को हमको हटाना है और फिर उस हिसाब से इसको चेंजेस करना है। तो इसका आंसर है इट इज़ अ वेरी शॉकिंग साइट। Next, I am sure of his success, change into complex sentence. I am sure of his success का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम या तो कॉमा यूज़ करते हैं या दैट यूज़ करते हैं या कई बार हम WH वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, आंसर है आई एम श्योर दैट ही विल सक्सीड। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, स्निग्धा इज़ नॉट ओनली वाइज बट ऑल्सो ब्रेव, यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस है, बट यूज़ किया गया है, तो इसे चेंज करना है। सिंपल में तो बट पहले हटा देंगे और साथ में दोनों वर्ड को लिखने के बाद एज वेल एज यूज़ करेंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा स्निग्धा इज़ वाइज एज वेल एज ब्रेव। बट हट गया हमारा और हमने दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एज वेल एज यूज़ कर लिया, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5. Writing activity. Write a summary of the following passage within 100 words. Egyptian kings are called pharaohs. Tutankhamun was an Egyptian king who ruled between 1332 to 1323 BC. Tutankhamun was very young when he became the king. He was only 10 years old when he ascended the throne. He was the son of Akhenaten, who was also a pharaoh. As the king, Tutankhamun undertook many building projects. तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें आप देख सकते हैं कि राइटिंग एक्टिविटी में आप बुक में देख रहे होंगे, यहाँ पे आधा ही मेरा प्रिंट हुआ है इसलिए आगे का नहीं है, आप लोग बुक में देख लीजिए।
तो ये जो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको समरी लिखना है, यानी प्रिसाइज करना है, छोटा करना है इन 100 वर्ड्स। मेन पॉइंट यूज़ करते हुए आप इसे छोटा 100 वर्ड्स के अंदर इसके ऊपर एक समरी लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन 6, राइटिंग अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द इंसिडेंट ऑफ बार्गलरी इन अ फ्लैट इन कोलकाता यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। यहाँ पे आपको एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना है 100 वर्ड्स में, जिसमें आपको बताना है कि कोलकाता के किसी फ्लैट में एक चोरी की घटना हुई। तो अब आप क्या क्या पॉइंट्स उसके लिए यूज़ करेंगे। नंबर 1 इज़ डेट एंड प्लेस, टाइम, occupants of the house, number of robbers, list of articles stolen and police investigation। तो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे किस दिन और किस समय पे चोरी हुई, क्या टाइम था चोरी होने का, घर में कौन कौन था, कितने चोर आए थे चोरी करने के लिए, और घर से क्या क्या गायब हुआ, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया। तो इस तरीके से ये आपका रिपोर्ट राइटिंग है 100 वर्ड्स में, इसको भी लिखेंगे और साथ में एक्सरसाइज 5 समरी लिखेंगे। जिसका सबसे अच्छा होगा उसका फिर बाद में क्लास में अगर खुलता है स्कूल तो हम लिखवाएंगे उसका। और अभी आप इसका फ़ोटो खींच के मुझे लिख के भेजेंगे, जिससे कि मैं उसे करेक्शन कर दूँगी और गलती होगी तो बता दूँगी। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं, साथ में बुक के क्वेश्चन भी हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब इसी में मिलाया हुआ है। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में उतार लेंगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगले दिन मैं आपको नया चैप्टर लेसन 7 बता दूंगी, साथ ही साथ दोनों चैप्टर एक साथ आप तैयारी कर लेंगे उसका। ठीक है, तो फिर चलते हैं, रखती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।